हेलो क्लास। आज की जो हमारा टॉपिक होने वाला है फिजियोलॉजी का, वो है ईएसआर के बारे में आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ईएसआर क्या होता है, बिकॉज़ एनीमिया, ईएसआर, जॉइंटिस, जो ये सारी कंडीशंस हैं वो कहीं ना कहीं ब्लड से रिलेटेड हैं। ब्लड की डेफिशिएंसी या फिर एक्सेस को मेज़र करता है ईएसआर। तो इन टॉपिक्स को भी जब हम ब्लड पढ़ते हैं तो फिजियोलॉजी में हम लोग इसको भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो इनको पढ़ने का मेन जो पर्पज़ है, रीज़न है, वो यही है कि ये ब्लड के, किसी भी पर्सन के ब्लड के अमाउंट के बारे में एक्सेस देता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन या प्लाज्मा फ्लूइड कितना है, बॉडी में इन्फेक्शन है या नहीं है। ठीक है, और जॉइंटिस हम लोग पढ़ेंगे, जॉइंटिस के अलावा एनीमिया हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सारी कंडीशन पैथोलॉजिकल कंडीशंस हैं, पैथोलॉजी में हम लोग को पढ़ना होता है, बट आपके सिलेबस में यहाँ पर ये सारी चीज़ें दी हुई हैं फिजियोलॉजी में भी, तो इसको हम लोग थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि ईएसआर या फिर एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट क्या होता है। तो इसका ईएसआर भी इसको बोलते हैं, या फुल फॉर्म इसका होता है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। होता क्या है कि एरिथ्रोसाइट का मतलब आपको पता ही है, आरबीसी है। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है डिपोजिशन, या फिर किसी भी चीज़ का नीचे बैठ जाना, डिपॉजिट हो जाना। और रेट का मतलब उसको हम लोग डिवाइड करेंगे टाइम के अकॉर्डिंग, यानी एक स्पेसिफिक टाइम में जब हम एक स्टैंडिंग ओवेशन में ब्लड को अपराइट पोजीशन में खड़ा करते हैं, तो कितने टाइम में सारी की सारी आरबीसीज नीचे बैठ जाएंगी, नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएंगी। इसका मेज़रमेंट हम एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट के थ्रू करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें कि इसका पर्पज़ क्या है, तो ये बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन को बताता है, इन्फ्लामेशन को डिटेक्ट करने के लिए होता है। यानी एक स्पेसिफिक जगह नहीं बताएगा, ये नहीं बता सकता है कि इन्फेक्शन कहाँ पे है, बट एटलीस्ट वो ये बता देता है कि जो इन्फ्लामेशन है वो बॉडी में प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, तो ये होता है ईएसआर। ईएसआर को करने का क्या मेथड है, इसके क्या प्रिंसिपल पे काम करता है, इसके बारे में हम लोगों को जानना है। तो ईएसआर एक बहुत ही ज़्यादा बेसिक टाइप का टेस्ट होता है जो कि हम मेज़र करते हैं इन्फेक्शन को देखने के लिए। सबसे पहले क्या करेंगे कि देखो, हमारे पास इस तरीके की एक ट्यूब होती है, ये आपको दिख रहा है। ठीक है, इस ट्यूब का नाम होता है विंट्रोब ट्यूब। ठीक है, ट्यूब का नाम होता है विंट्रोब ट्यूब, और इसमें एक मार्किंग दी होती है, आपको छोटा छोटा सा लिखा हुआ भी दिख रहा होगा कि किस तरह से इस पर मार्किंग दी हुई है। तो अब जब हम इसमें ब्लड डालते हैं और इसको एक स्टैंड आता है जिसके सहायता से हम इसको खड़ा कर देंगे, अपराइट पोजीशन में रख देंगे, तो होगा क्या कि सारे के सारे आरबीसीज नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, और प्लाज्मा धीरे धीरे ऊपर एक्युमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो आरबीसी हैं वो डेंस होती हैं, वो थोड़ा सा भारी होती हैं, वो हैवी पार्टिकल्स हैं, इसकी वजह से वो नीचे आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे एक नॉर्मल ह्यूमन में और एक इन्फेक्शियस ह्यूमन में। तो अगर कोई ह्यूमन इन्फेक्शियस है, उसके ब्लड में या उसके बॉडी में कहीं पर भी इन्फेक्शन है, तो क्या होगा कि जो आरबीसी नीचे बैठ रही हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी नीचे बैठ जाएगी, यानी ईएसआर की वैल्यू बढ़ जाएगी। जो ऊपर प्लाज्मा आपको थोड़ा सा येलो कलर का दिख रहा है, उसका अमाउंट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, प्लाज्मा काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में आपको
बढ़ा हुआ दिखेगा अगर किसी भी व्यक्ति को इन्फेक्शन है। ये इसको मीज़र करने का पर्पज़ होता है। ठीक है, होता क्या है इसके अंदर किस तरह से काम करता है, तो अगर बात करें तो सबसे पहले जब हम ब्लड को रखते हैं अपराइट पोजीशन में, तो आपको पता ही है सभी को कि आरबीसी का जो शेप होता है वो स्लाइटली ओवल शेप का होता है। पूरा स्फेरिकल ना हो कर के वो बीच में ओवल शेप होगा, साइड साइड में वो एक सर्कल फॉर्म करता है। तो जब भी हम इसको रखेंगे तो 1 बाय 1 करके आरबीसी एक के ऊपर एक बैठने लगेंगी, क्योंकि इसके शेप की वजह से, और एक कॉइन जैसा स्ट्रक्चर बना देगा। जैसे आप कई सारे कॉइन्स को ले लें, सिक्कों को, और उसको 1 बाय 1 रखने लगें, तो एक आपके पास सिक्कों का एक कलेक्शन हो जाता है। वैसा ही सेम आरबीसीज़ का कलेक्शन बनने लगता है ब्लड के अंदर। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं रॉलेक्स फॉर्मेशन। ठीक है, रॉलेक्स का फॉर्मेशन होता है। तो यूजुअली क्या होता है कि अगर कोई इंसान हेल्दी है, उसके बॉडी में कहीं पर भी कोई भी इन्फेक्शन नहीं है, तो होता क्या है कि रॉलेक्स का फॉर्मेशन थोड़ा सा स्लो होता है। धीमे धीमे क्लम्प करेगी आरबीसी, धीमे धीमे बैठेगी। लेकिन इन्फेक्शियस पीपल के केस में होता ये है कि वो उनके में एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स पाए जाते हैं। जब भी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होता है, चाहे वो कोई भी बैक्टीरियल हो, वायरल हो, पैरासिटिक हो, या एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन अगर होता है, तो सीआरपी एंड जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं इनके नंबर बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो आरबीसीज़ को जल्दी क्लम्प कराते हैं। तो अगर किसी इन्फेक्शियस ब्लड को हम रखते हैं ईएसआर की ट्यूब में या वेंट्रूब ट्यूब में, तो वो बहुत ही ज़्यादा ईज़िली डिपॉजिट होती है, यानी जल्दी जल्दी सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। ये रीज़न है जिसकी वजह से जो आरबीसीज़ हैं वो जल्दी बैठेंगी। तो जाहिर सी बात है, जब आरबीसी जल्दी सेटल डाउन होगी तो हमको ऊपर प्लाज्मा का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो हमें पता चलेगा कि हाँ, ईएसआर बढ़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कि इसका जो है कितनी देर के लिए रखते हैं, इसकी टाइमिंग क्या है, एक स्पेसिफिक टाइमिंग। तो टाइमिंग इसकी होती है 1 आवर, यानी हम 1 घंटे के लिए उस ईएसआर को ऐसे ही सेम अपराइट पोजीशन में रखते हैं। ठीक है, और इसके मीज़र कर लेते हैं कि कितना ईएसआर आया है। क्लियर है? उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती हैं एसआर की। ओके, सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट नॉर्मल रेंज ऑफ ईएसआर। तो मेल्स की जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 0 to 15 mm पर आवर, यानी 1 घंटे में 0 से लेकर 15 mm के बीच में अगर प्लाज्मा शो हो रहा है तो विच इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। विमेंस की बात करते हैं तो 0 to 20 mm पर आवर का दिखाता है, यानी कि ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 0 से लेकर के 20 mm पर आवर के लिए दिखा सकता है। चिल्ड्रंस की बात अगर हम करें तो 0 से लेकर 10 mm पर आवर, यानी ये थोड़ा सबसे कम होता है, क्योंकि बच्चों में जो कॉम्प्लीमेंट्स प्रोटीन होती हैं वो कम होती हैं। जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे थोड़ा सा इसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, बट ये जो मैंने आपको बताया है ये नॉर्मल रेंज है। लेकिन नॉर्मल रेंज को देखने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो ईएसआर वैल्यू है वो एज के अकॉर्डिंग, जेंडर के अकॉर्डिंग, लैबोरेटरी मेथड्स के अकॉर्डिंग एंड जनरल रेफरेंस रेंजेस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा घटती रहती है। यानी एज बढ़ने के साथ बढ़ेगी, जेंडर में भी थोड़ा सा वेरिएशन आएगा,
हर किसी का अपना करने का मेथड अलग होता है, तो इसका भी थोड़ा सा वेरिएशन आएगा, बट इतना भी ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा जिससे कि उसकी नॉर्मल रेंज अफेक्ट हो सके। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है कि अगर ESR किसी का हाई है तो वो क्या इंडिकेट करता है। तो हाई ESR जो वैल्यूज़ होती हैं वो इंडिकेट करती हैं इन्फेक्शन को। सबसे पहली चीज़ तो ये इन्फेक्शन को ही दिखाती है। इसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप देखिए, हम लोग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ रहे थे। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में हम लोगों ने थोड़ा बहुत डिस्कस भी कर लिया था, बट बीच में मैंने आपको क्योंकि ब्लड पढ़ाया था, ब्लड के मैंने सारे आपको कंपोनेंट्स पढ़ाए थे, RBC, WBC, प्लेटलेट, प्लाज्मा, तो मुझे लगा कि आपको ESR जो है अभी बता देना चाहिए, क्योंकि आपके में ESR, जॉइंटिस, एनीमिया, ये सारी कंडीशंस फिजियोलॉजी के टॉपिक में दी हुई हैं, इसलिए यहाँ पर इसकी लेक्चर मैं आज ले रही हूँ। बाकी हम लोग कंटिन्यू करेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को। ठीक है, तो नॉर्मल रेंज हमने देखी, कंडीशंस को हम देखेंगे कि कब जो ESR की वैल्यूज़ हैं वो हाई होती हैं और कब लो। तो हायर वैल्यूज़ कब देखी जाती हैं? डिजीज़ में, इन्फेक्शन में, कोई भी बीमारी हो, कोई भी इन्फेक्शन हो, उस कंडीशन में हायर वैल्यूज़ देखने को मिलती हैं, जैसे कि बैक्टीरियल, वायरल, पैरासिटिक इन्फेक्शन हो, कहीं भी हो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि ब्लड ही में होगा तभी देखने को मिलेंगे, नहीं, कहीं पर भी हो, इवन लंग्स में, लिवर में, किडनीज़ में, कहीं पर भी इन्फ्लामेशन होता है तो हमको ESR की वैल्यूज़ बढ़ी हुई दिखती हैं। उसके बाद में बात करेंगे हम लोग ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जैसे कि अर्थराइटिस है, ल्यूपस इरिथ्रोमेटस एक डिजीज़ होती है, या फिर पॉलीमाइलीजिया, बहुत सी ऐसी डिजीज़ेज़ हैं जो कि ऑटो इम्यून टाइप की होती हैं, और उसमें भी ESR की वैल्यू है वो बढ़ी हुई दिखाई देती है, इंक्रीज्ड अमाउंट में दिखाई देती है। उसके अलावा क्रॉनिक डिजीज़ेज़ जैसे कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, इन्फ्लामेटरी बावल डिजीज़ है, इन कंडीशन में भी दिखाई देगी। इवन सम काइंड ऑफ कैंसर्स में भी इसकी वैल्यू बढ़ी हुई दिखती है, कुछ टाइप के कैंसर्स में भी बढ़ी हुई दिख सकती है। ठीक है, तो ओवरऑल आपको ये समझना है कि जो ESR है उसकी वैल्यू हमको इन्फेक्शन में, इन्फ्लामेशन में, कैंसर में और किसी भी डिजीज़ में बढ़ी हुई देखने को मिल सकती है। उसके बाद में बात करेंगे हम लोग लो ESR की। लो ESR के क्या क्या कॉजेज़ होते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से हायर ESR इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन को दिखाता है, तो लो ESR, अगर ESR कम हो, बहुत ज़्यादा कम हो, तो वो इंडिकेट करता है सम टाइम पॉलीसाइथेमिया को और सम टाइम सिकल सेल एनीमिया को। पॉलीसाइथेमिया एंड सिकल सेल एनीमिया क्या है, इसके बारे में जानेंगे। पॉलीसाइथेमिया होता है एनीमिया का जस्ट अपोजिट। एनीमिया जिस तरह से होते हैं वैसे ही हमारे पॉलीसाइथेमिया होते हैं, यानी कि पॉलीसाइथेमिया का मतलब होता है कि मोर RBC, मोर हीमोग्लोबिन दैन द नॉर्मल रेंजेस, यानी नॉर्मल से ज़्यादा हीमोग्लोबिन और नॉर्मल से ज़्यादा ही आपका RBC प्रेजेंट अगर है तो वो पॉलीसाइथेमिया। तो ऐसे में ESR की वैल्यू कम दिखेगी। रीज़न क्या है इसका? जाहिर सी बात है कि अगर RBC ज़्यादा बढ़ेगी तो प्लाज्मा का लेवल कम होगा, प्लाज्मा का लेवल कम होगा तो ESR तो वैसे भी हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि ESR में हम ऊपर कितना प्लाज्मा आ रहा है 1 घंटे में, इसी की वैल्यू देखते हैं। ठीक है, कितना प्लाज्मा ऊपर एक्युमुलेट हो पा रहा है, इसकी वैल्यू हम लोग देखते हैं। सिकल सेल एनीमिया में, क्योंकि देखिए रॉलेक्स का फॉर्मेशन हो नहीं पाता है सिकल सेल एनीमिया में। सिकल सेल एनीमिया में जो RBCs हैं
उनका शेप हाफ मून के जैसा हो जाता है। जैसे आपको आधा चंद्रमा दिखता है ना, जब आप चंद्रमा देखते हैं आधा, हाफ मून, ठीक है, तो हाफ मून जब दिखता है तब वैसे ही सेम हमारी सिकल शेप की आरबीसी हो जाती है। तो वो ना तो ओवल है और ना ही वो स्फेरिकल है, जिसकी वजह से रॉलेक्स का फॉर्मेशन हो पाए। तो रॉलेक्स का फॉर्मेशन ना हो पाने की वजह से ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा सीवियर लिवर एंड किडनी डिजीज़ में भी देखने को मिलता है, ठीक है। सीवियर अगर लिवर में, किडनी में डिजीज़ हों तो दिखता है, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस, इवन हार्ट फेलियर, लिवर फेलियर, अगर मेजर ऑर्गन आपके फेल हो रहे हैं उस कंडीशन में भी देखने को मिलता है। तो कई सारी ऐसे कंडीशंस हैं जिसमें ये सार देखने को मिलेगा, बढ़ा हुआ, घटा हुआ, ये आपको लर्न करना है, ठीक है। तो इट इज़ ऑल अबाउट ESR। नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है विच इज़ एनीमिया। एनीमिया आपके लिए नया नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा होगा स्टूडेंट जिसने एनीमिया के बारे में ना सुना हो। तो एनीमिया के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पहले कि हम लोग एनीमिया के बारे में डिस्कस करें, आपके लिए एक नोटिस है कि अगर आप अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और उसे कॉरपोरेट मेडिकल स्टोर से बेहतर करना चाहते हैं तो आपके लिए कोर्स है टेली मेडिसिन, ठीक है। इस कोर्स में आपको बताया जाएगा कैसे आप अपने मेडिकल स्टोर को और ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं, ठीक है। इस कोर्स को करने के बाद आप डॉक्टर से ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं। इस कोर्स की कंप्लीट फीस है 25,000 रुपीज़। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कोर्स को करने के लिए तो हमारे दिए गए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो हम लोग डिस्कस करेंगे ऑल अबाउट एनीमिया। एनीमिया क्या होता है? ये वो कंडीशन है जब बॉडी का जो ब्लड है, हीमोग्लोबिन का वैल्यू है वो कम हो जाए, लोअर देन द नॉर्मल हो जाए, ठीक है, नॉर्मल रेंज से कम। तो रेड ब्लड सेल्स का अमाउंट कम हो या फिर हीमोग्लोबिन का अमाउंट कम हो, दोनों ही कंडीशन में एनीमिया है। ऐसा आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ब्लड कम होगा तो एनीमिया नहीं है और हीमोग्लोबिन कम होगा तो एनीमिया है, ऐसा नहीं है। दोनों की कमी ही एनीमिया को बताती है, ठीक है। तो एनीमिया बहुत आपने सुना भी होगा, आपने देखा होगा, और कई सारे इसके पेशेंट्स, खून की कमी, यूजुअली हम लोग जो बताते हैं इसको, खून की कमी हो जाती है। ओके, सो एनीमिया के बारे में हम लोगों ने देखा कि एनीमिया क्या है। इट्स अ कंडीशन जब आपके आरबीसीज एंड हीमोग्लोबिन नॉर्मल वैल्यूज से कम पर जाने लगते हैं। तो यहाँ पर आप एक ड्रॉप के हेल्प से समझ सकते हैं। यहाँ पर आपको एक ड्रॉप देखने को मिल रही है। ड्रॉप में जो आरबीसीज प्रेजेंट हैं वो नॉर्मल आरबीसीज हैं। तो देख रहे हैं एक ड्रॉप के अंदर कितने ढेर सारे आरबीसीज यहाँ पर प्रेजेंट हैं, ठीक है। दूसरा आपको एक ड्रॉप देखने को मिल रहा है, वो एनीमिक ड्रॉप है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि आरबीसीज का जो लेवल है वो कितना कम है, एकदम लेस है, ठीक है। तो इनके हेल्प से आप थोड़ा सा आइडिया आपको लग रहा होगा कि किस तरह से एनीमिया की कंडीशन में आरबीसीज की वैल्यू एकदम लेस हो जाती है, ठीक है। तो एनीमिया के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि एनीमिया क्या है। एनीमिया बहुत ही ज़्यादा कॉमन कंडीशन है जो कि बहुत सारे पीपल्स को वर्ल्ड वाइड अफेक्ट करती है, ठीक है। प्रेगनेंसी में ज़्यादा देखने को मिलता है। एनीमिया का बेसिक मतलब मैंने आपको बताया, खून की कमी। तो खून की कमी एक बहुत ही ज़्यादा बेसिक कंडीशन है, इसलिए कि अगर कोई इंडिविजुअल प्रॉपर डाइट ना ले रहा हो,
प्रॉपर खाना पीना नहीं खा रहा हो, आयरन कंटेनिंग डाइट जो कि चाहिए होती है मोस्टली एनीमिया के लिए, आयरन कंटेनिंग डाइट ना ले रहा हो, तो इन सब कंडीशंस में देखने को मिलता है एनीमिया। ठीक है, उसके अलावा जेनेटिक भी होता है कभी कभी कि किसी के जीन्स में ही है, जैसे हीमोफिलिया है या जेनेटिक डिसऑर्डर है, एप्लास्टिक एनीमिया है, जिसके बोन मैरो प्रॉपर अमाउंट में आरबीसीज़ को बनाते ही नहीं हैं। आरबीसीज़ का फॉर्मेशन प्रॉपर अमाउंट में नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन में भी क्या देखने को मिलता है हमको, एनीमिया देखने को मिलता है। या फिर ब्लड लॉस हो जाए, काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए। अब आइदर ये इन्फेक्शन की वजह से, कभी कभी डेंगू में प्लेटलेट कम हो जाती हैं जिसकी वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। एक्सीडेंटल केस हो जाते हैं, एक्सीडेंट की वजह से बहुत ज़्यादा सीवियर ब्लड लॉस हो जाता है, इन कंडीशंस में ठीक है देखने को मिल सकता है। तो ये सारी जो कंडीशंस हैं वो एनीमिक कंडीशन हैं, एनीमिया को कॉज करती हैं। फिर हम लोग अगर बात करें व्हाट आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ एनीमिया, एनीमिया को कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो एनीमिया को क्लासिफाई किया जाता है ऑलमोस्ट 3 टाइप में, उसके मार्फोलॉजी के बिहाफ पे। अब एनीमिया की मार्फोलॉजी कैसे देखेंगे, तो मार्फोलॉजी हम लोग एनीमिया की नहीं देखते हैं, हम लोग जो मार्फोलॉजी देखते हैं वो आरबीसीज़ की मार्फोलॉजी देखते हैं। ठीक है, आरबीसीज़ का शेप, साइज़ कितना है, ठीक है, क्या वो शेप रिड्यूस हो गया है या बढ़ गया है, इन चीज़ों को हम लोग एनीमिया के बिहाफ पर कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, तो दीज आर द टाइप्स ऑफ एनीमिया। इसके अलावा मैक्रोसिटिक, माइक्रोसिटिक एंड देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ एनीमिया। नॉर्मोसिटिक यानी कि आरबीसीज़ का शेप कैसा जा रहा है, उसकी साइज़ बढ़ रही है घट रही है, इसके बिहाफ पर देखते हैं। तो यहाँ पर एक एक चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला है माइक्रोसिटिक एनीमिया। माइक्रो का मतलब सभी को पता है, मीन्स लेस या छोटा, शेप उसका छोटा हो जाएगा, साइज़ उसका कम हो जाएगा, इस तरीके का। ठीक है, ये कौन से टाइप के एनीमियाज़ हैं, जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन की कमी से होने वाले एनीमियाज़ हैं, थैलेसीमियाज़ हैं, ठीक है, या फिर क्रॉनिक डिजीज़ की एनीमियाज़। क्रॉनिक डिजीज़ में जब भी एनीमिया होती है तो उसका भी शेप एंड साइज़ काफ़ी ज़्यादा जो है रेड्यूस हो जाता है। अब प्रॉपर अमाउंट में अगर आयरन किसी को ना मिले, अगर वो आयरन को नहीं प्रॉपर अमाउंट में इनटेक कर पा रहा है, नहीं खा पा रहा है, तो क्या होता है कि आयरन तो नेसेसरी है। ठीक है, आयरन क्या है, नेसेसरी है इसको फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, आरबीसीज़ के, तो और आरबीसीज़ का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा जब भी आयरन कम होगा या फॉलिक एसिड कम होगा, इसलिए आयरन एंड फॉलिक एसिड दोनों ही कंपलसरी हैं। नॉर्मोसिटिक एनीमिया की बात करते हैं। नॉर्मोसिटिक का मतलब होता है एनीमिया कॉज है बट आरबीसीज़ का जो शेप है, जो साइज़ है वो एग्जैक्टली नॉर्मल है, यानी जितना होना चाहिए ऑलमोस्ट 7 FL, तो वो उतना ही शेप एंड साइज़ मेंटेन किए हुए है, बट फिर भी वहाँ पर जो है एनीमिया है। तो ये किस रीज़न में होता है, ये एनीमिया क्रॉनिक डिजीज़ में भी होता है और ब्लड लॉस में होता है। हीमोलाइटिक एनीमिया भी इसी टाइप की एनीमियाज़ होती हैं। ठीक है, या फिर बोन मैरो के डिसऑर्डर्स, बोन मैरो, हेमोलाइटिक एनीमिया, एक्यूट ब्लड लॉस एंड क्रॉनिक डिजीज़ की एनीमिया, ये इसके एग्जांपल्स हैं। जिसमें अब मान लो ब्लीडिंग अगर किसी को हो रही है या एक्सीडेंट हो गया, उसका सर में चोट आ गई, ब्लीडिंग हो गई, तो ब्लीडिंग में आरबीसीज़ का शेप एंड साइज़ थोड़ी ना रिड्यूस होगा, ना वो कम होगा ना वो ज़्यादा होगा, वो एग्जैक्टली उतना ही होगा, बट फिर भी आरबीसीज़
कम हो जाएंगे। तो दीज अनीमियाज आर वेयर RBCs are in equal shape and size, usual shape and size, but the number of RBCs and hemoglobin is decreased. Okay. इसके बाद में हम लोग लास्ट जो हमारा शेप के बिहाफ पर है उसकी बात करेंगे मैक्रोसिटिक, यानी ये मैक्रो का मतलब ही होता है बड़ा या लार्ज। तो यहाँ पर जो मैक्रोसिटिक एनीमिया होगा उसमें जो शेप एंड साइज़ ऑफ द RBCs है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, यानी नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा किन कंडीशंस में होगा? विटामिन B12 डेफिशिएंसी में और फोलेट की डेफिशिएंसी में होगा। अल्कोहल का यूज़ अगर बहुत ज़्यादा किया जा रहा है तब भी होगा, ठीक है। हाइपोथायरॉयडिज्म में भी कभी कभी ये देखने को मिलता है। हाइपोथायरॉयडिज्म के केसेस में भी ये देखने को मिलता है कि RBCs का जो शेप एंड साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है, ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। हीमोग्लोबिन के कंटेंट के बिहाफ पर भी दो टाइप के होते हैं, हाइपोक्रोमिक एनीमिया एंड हाइपरक्रोमिक। हाइपोक्रोमिक का मतलब होता है जब एनीमिया कॉज हो रहा है लेकिन उसके अंदर का कंटेंट ऑफ हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, यानी हीमोग्लोबिन रेड्यूस हो चुका है और एनीमिया इसी वजह से कॉज हुआ है क्योंकि हीमोग्लोबिन रेड्यूस है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से भी RBCs या हीमोग्लोबिन का नंबर कम होता है। तो ओवरऑल हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से RBCs कम हों ऐसा ज़रूरी नहीं है, इसीलिए मैं इसको बार बार आपके लिए रिपीट कर रही हूँ कि हीमोग्लोबिन कम होता है तो ज़रूरी नहीं RBC कम हो, RBC कम होते हैं तो इसका ज़रूरी नहीं है कि हीमोग्लोबिन कम हो। बोथ आर डिफरेंट बट बोथ कॉज एनीमिया, ठीक है। तो ये है एनीमियाज के टाइप्स हीमोग्लोबिन के बिहाफ पर, ठीक है। अंडरलाइंग कॉज के बिहाफ पर भी देखने को मिलता है हमको एनीमिया, जैसे कि ये आपका न्यूट्रिशनल एनीमिया, ठीक है। अगर किसी को प्रॉपर अमाउंट में खाना पीना ना मिल पा रहा हो, ठीक है, ना तो उसको आयरन मिल पा रहा, ना विटामिन B12 मिल पा रहा है, ना फॉलिक एसिड मिल पा रहा है, फिर भी उसको एनीमिया कॉज होता है। या फिर बोन मैरो में डिसऑर्डर हों, उसके बोन मैरो हैं वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं बना पा रहे हैं सेल्स को, तो उस कंडीशंस में भी कॉज होता है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर नॉर्मल रेंज हम लोग देखेंगे। फॉर अडल्ट्स हीमोग्लोबिन का जो नॉर्मल रेंज होता है वो मेन के लिए 13.5 से 17 ग्राम पर डेसीलीटर होता है और फीमेल्स के लिए 12.5 से 15 ग्राम पर DL होता है। चिल्ड्रंस के लिए थोड़ा सा अलग है, चिल्ड्रंस में हीमोग्लोबिन का जो नॉर्मल रेंज है वो थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि उनमें ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो चिल्ड्रन में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। सो इट इज़ ऑल अबाउट ESR एंड एनीमिया के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, ये आपके सिलेबस में था तो इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया है। आगे की जो भी चीज़ें हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।